नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 11 के साथ आज बैठक होगी। इंटर स्टेट काउंसिल बैठक की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और टीम 11 के साथ ये खास बैठक से पहले तैयारियों की समीक्षा करेंगे। दोपहर 12 बजे बैठक होगी। गृह मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो स्टेट काउंसिल बैठक की समीक्षा की जाएगी। इंटर स्टेट काउंसिल बैठक की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालांकि बैठक से पहले तैयारियों की समीक्षा करेंगे। किस तरह की तैयारियां हैं उसको लेकर एक एक चीज पर मुख्यमंत्री की नजर रहती है, चाहे बैठक की बात हो या तमाम अन्य कार्यों की बात की जाए। दोपहर 12 बजे बैठक करेंगे। गृह मंत्री भी मौजूद रहेंगे। ये पूरा अपडेट आपको दे रखे हैं। टीम 11 के साथ ये खास बैठक होने जा रही है। टीम 11 के साथ इस बैठक में मंथन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालांकि गृह मंत्री भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो ये पूरा अपडेट आपको दे रखे हैं। इंटर स्टेट काउंसिल बैठक की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। हालांकि उससे पहले किस तरह की तैयारियां हैं, बैठक से पहले उन तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ चर्चा करेंगे। टीम 11 संग मंथन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। गृह मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां दौरे कर रहे हैं, तो वहीं पर एक एक चीज पर उनकी नजर है। खुद समीक्षा बैठक कर, निरीक्षण कर, तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री। तो आज भी एक अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक की समीक्षा भी करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर फोन लाइन पर हैं। विक्रम, जानना चाहेंगे खास बैठक आज होने वाली है टीम 11 के साथ, क्या कुछ महत्वपूर्ण इस बैठक में रहेगा? विक्रम, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? इंटर स्टेट काउंसिल बैठक की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टीम 11 के साथ आज बैठक होने जा रही है। हालांकि बैठक से पहले तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और लगातार किस तरह की तैयारियां हैं उस पर भी मुख्यमंत्री की नजर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल मेरठ दौरा। फर्रुखाबाद में आरोग्य स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालांकि इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही है। कल मेरठ पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले तैयारियों पर प्रशासन की भी नजर। फर्रुखाबाद में आरोग्य स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करेंगे। मेरठ में मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिटी ब्लॉक का भी लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले प्रशासन मुस्तैद है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि किसी तरह की कोई खामी ना हो, क्योंकि लगातार एक एक चीज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है। हालांकि कई बार खामियां होती है तो मुख्यमंत्री फटकार लगाते भी नजर आते हैं। इसीलिए पहले से ही तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया है। पहले ही सीएम योगी के आने से पहले प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। तो कल मेरठ का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर फोन लाइन पर हैं। विक्रम, जानना चाहेंगे कल मेरठ का रुख करेंगे मुख्यमंत्री, क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर? जी देखिए, बिल्कुल बृहद स्तर पर तैयारियां की गई हैं। जिला प्रशासन ने लगभग तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मेरठ के दौरे पर रहेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कई योजनाएं हैं, ऊर्जा विभाग से जुड़ी कई योजनाएं हैं और साफ तौर पर जो सड़कों का जाल पूरे उत्तर प्रदेश में बृहद स्तर पर बनाया जा रहा है, उससे जुड़ी हुई कई लंबे समय से लंबी योजनाओं का भी की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इस दौरे पे करेंगे। तो एक कई सौगातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इस दौरे में देंगे। वहीं पर बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक इस पूरे दौरे में प्रस्तावित है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी तैयारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मेरठ पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। जी ठीक है विक्रम, बने रहिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और अहम जानकारी आपको देते चलें। उत्तर प्रदेश में किराएदारी कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। उत्तर प्रदेश में किराएदारी कानून को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मकान मालिक मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकेंगे किराया। अब मकान मालिक साल में
5 से 7 किराया बढ़ा सकेंगे। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। लगातार जहां पर किराएदार भी परेशान थे मकान मालिकों की मनमानी से, तो अब उस पर रोक लगेगी। सिर्फ 5 से 7% तक ही किराया साल में बढ़ाया जा सकेगा और उसको लेकर जो है कानून बनाया गया, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये एक और पहल उत्तर प्रदेश सरकार ने की है ताकि जनता को भी राहत मिल सके। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उन लोगों को भी परेशानी ना हो और मनमाने तरीके से बढ़ाए जा रहे किराए से उन्हें भी निजात मिल सके, जिसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि कैबिनेट की भी मंजूरी मिल गई। ज्यादा अपडेट लेंगे, विक्रम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, जानना चाहेंगे जहां किराएदार परेशान थे मनमाने तरीके से बढ़ाए जा रहे किराए से, अब निजात मिलेगी? जी देखिए, बिल्कुल एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की ने कैबिनेट में 22 सर्कुलर से ये प्रस्ताव पास किया है, जिसमें कि अब जो जितने भी किराएदार होंगे उन बिना अनुबंध के अब कोई भी किराएदार नहीं रख सकेगा और साफ तौर पर मकान मालिक और किराएदारों के बीच इससे विवाद भी कम होंगे। नए अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी विनियमन को जारी कर दिया गया है। किराएदारी का विवाद और जो रेट अथॉरिटी और रेट ट्रिब्यूनल था, इन सभी चीजों को वेरीफाई किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, जिससे कि जो जितने भी वाद आते हैं किराएदारी से जुड़े हुए उन सभी को बड़े स्तर पर सही किया जा सके। मकान मालिक अब अपना जैसे अभी तक देखा जाता है जो मनमानी दौर से कहीं पर भी साल के अंत में कितना चाहते थे उतना किराया बढ़ा देते थे, लेकिन अब 5 से 7% ही किराया बढ़ाया जा सकेगा और इसको अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कैबिनेट से 22 सर्कुलर से मंजूरी भी दे दी है। और अगर कहीं पर भी इस तरह की मामले सामने आएंगे जहां पर इसका वायलेशन होगा तो उसके ऊपर कार्यवाही भी बड़े स्तर पर की जाएगी। ठीक है विक्रम, बने रहिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस फीस बढ़ा दी गई है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। शराब की दुकानों के लाइसेंस की फीस 10% बढ़ा दी गई। तो वहीं पर नई नीति में चावल से देसी शराब बनाने की अनुमति। नई नीति में चावल, गेहूं, बाजरा से देसी शराब बनेगी। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। उत्तर प्रदेश में शराब ठेकों के लाइसेंस की फीस को बढ़ा दिया गया है। लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि उसी के साथ नई नीति में चावल से देसी शराब बनाने की अनुमति दी गई है ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो, क्योंकि देसी शराब बनाने से कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर कई लोगों की जान भी चली गई, काफी नुकसान हुआ, उनकी सेहत पर भी असर पड़ा है। तो उसी को देखते हुए नई नीति में अब चावल, गेहूं, बाजरा से देसी शराब बनेगी। उसी के साथ लाइसेंस फीस में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के लिए लाइसेंसी फीस बढ़ी है। इसी के साथ क्या कुछ नई नीति में है, ज्यादा अपडेट विक्रम से लेंगे। विक्रम, जरा पूरा अपडेट दें शराब की दुकानों की लाइसेंस फीस के साथ और क्या नई चीजें इसमें हुई हैं। विक्रम, देखिए, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में जो क्वालिटी है उसको मजबूत करने के लिए और लगातार जो अच्छे जो ठेकेदार हैं उनको जोड़े जाने के लिए ये एक बड़ा कदम आबकारी विभाग द्वारा उठाया गया है कि अब जो फीस है वो 10% जो लाइसेंस की होगी, शराब की दुकानों की लाइसेंस होगी, वो बढ़ा दी गई है। पहले भी इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए शासन स्तर ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो तैयारियां थी वो उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर फुल एक्शन में उत्तर प्रदेश सरकार नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार वैक्सीन का ड्राई रन होगा, तो लगातार वैक्सीन पर नजर है उत्तर प्रदेश सरकार की कि कोई खामियां ना रहे, इसलिए ड्राई रन को सही तरीके से करने के लिए तैयारियां जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार वैक्सीन का ड्राई रन होगा। 11 जनवरी को तीसरी बार ये ड्राई रन होगा। तीसरी बार ड्राई रन करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। तो लगातार उत्तर प्रदेश जहां उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, तो वहीं पर इस कोरोना से भी राहत के लिए लगातार उत्तर प्रदेश कदम आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं और तीसरी बार ड्राई रन करने जा रहा है उत्तर प्रदेश। और हालांकि ये पहला ऐसा राज्य होगा जहां तीसरी बार ड्राई रन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने तैयारियों के गहन समीक्षा के आदेश भी दे दिए हैं। किसी भी जिले में रैंडम चेकिंग होगी और जिसको कि खुद मुख्यमंत्री करेंगे, यानी कि खुद निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे और
किसी तरह की कोई कमी ना हो, किसी तरह की कोई खामी ना हो, इन तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री की नजर रहेगी। हालांकि अगर ड्राई रन की बात की जाए तो इसके लिए भी नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, जिनकी मौजूदगी में ये ड्राई रन होगा। किसी तरह की कोई कमी खामी ना हो, उसको लेकर भी तमाम चीजों पर नजर है। और तीसरी बार ये ड्राई रन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर फुल एक्शन में उत्तर प्रदेश सरकार नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में तीसरी बार होगा ड्राई रन। 11 जनवरी इसकी तारीख तय की गई है। पहला ड्राई रन 2 जनवरी को ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते चलें। दूसरा ड्राई रन 5 जनवरी को हुआ। तीसरा ड्राई रन 11 जनवरी को होगा। और ये तारीख आपको बता रखे हैं, पहले ड्राई रन की तारीख 2 जनवरी और उसी के साथ जब दूसरे ड्राई रन की शुरुआत की गई थी तो उसको लेकर भी खूब तैयारियां हुई। और तीसरा ड्राई रन 11 जनवरी को तय किया गया है। यानी कि ड्राई रन की तारीखें आपको हमने बता दी हैं और कब कब ड्राई रन हुआ, उसी के साथ किस तरह से तैयारियां हैं, उसको लेकर भी लगातार अपडेट आपको दे रखे हैं। तो तीसरे ड्राई रन को लेकर भी तैयारियां उत्तर प्रदेश कर रहा है। पूरी तैयारियां हैं, जोरों पर तैयारियां हो रही हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाया जाए, टीकाकरण का काम जल्द शुरू हो जाए ताकि सभी को इस कोरोना महामारी से निजात मिल सके। क्योंकि काफी लंबे समय बीत गया जब लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। अब सब चाहते हैं कि एक बार फिर से पहले जैसी जीवन शैली हो और जो जीवन शैली हो धीरे धीरे पटरी पर उतरे, जिसके लिए लोगों में डर खत्म होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को डर है घर से बाहर निकलकर एक बार फिर वो कोरोना की चपेट में ना रहे। चलिए आपको बताते चले पहले चरण में किस तरह से तैयारियां की गई थी, क्या क्या ड्राई रन में हुआ। करीब 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण, आवश्यक सेवाओं के लिए कार्यरत कर्मियों को भी तैनात किया गया। नगरीय निकायों के स्वच्छता कर्मी, उसी के साथ तमाम अन्य कर्मियों की भी वहां पर तैनाती रही और इस दौरान पुलिस भी वहां मुस्तैद रही। टीकाकरण के बाद कार्ड मिलेगा जिससे ये पता चल पाएगा किस किस को ये अप्लाई हो चुका है वैक्सीन। तो उसी के साथ जिनका टीकाकरण होना है उनके लिए भी पूरी प्रक्रिया रहेगी। तो दूसरे चरण में क्या होगा उसको लेकर भी आपको जानकारी दे रखे हैं और नगरीय निकायों क्या कुछ हुआ है दूसरे चरण में उसको लेकर भी पूरी जानकारी। पुलिस, जेल विभाग और टीकाकरण के बाद कार्ड भी लोगों को दिया गया, तारीख तय है उसमें। उसी के साथ इस पर नाम पते के अलावा भी तमाम चीजें मौजूद रहेंगी ताकि पूरी जानकारी रह सके कि आखिर कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिसमें मौजूद थे और जिन पर ये चीजें अप्लाई की गई। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने पक्षियों को मारने का आदेश दिया। यानी कि एक तरफ कोरोना का खतरा तो वहीं दूसरी तरफ बर्ड फ्लू से भी अब पूरी जनता दहशत में है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और पक्षियों को मारने के आदेश दे दिए गए। उत्तर प्रदेश के सभी चिड़ियाघरों में और बर्ड सेंचुरी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। डॉक्टर्स को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है क्योंकि बर्ड फ्लू भी एक बड़ी समस्या है जो कि पक्षियों में है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं इंसान के लिए भी खतरा बना हुआ है। इसीलिए पहले से ही उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। डॉक्टर्स को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि सतर्कता बरती जाए। उसी के साथ पशुपालन विभाग को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है ताकि बर्ड फ्लू फैल ना सके, लोगों को इस तरह की बीमारी से न जूझना पड़े। क्योंकि अभी कोरोना जैसी महामारी से ही लोग जूझ रहे हैं, वही एक बड़ी समस्या उनके लिए बनी हुई है। तो उसी के साथ एक और बीमारी से जूझ पाना लोगों के लिए काफी बड़ी सिरदर्द हो जाएगा। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कितना खतरनाक है बर्ड फ्लू और उसी के साथ क्या है बर्ड फ्लू के लक्षण, उसको लेकर लगातार हिंदी खबर में आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको अपडेट दे रखे हैं ताकि किसी भी तरह के कोई लक्षण अगर आपको महसूस होते हैं तुरंत आप अपना इलाज करवाएं। उल्टी जैसा कुछ महसूस होता है या फिर बुखार जैसी कोई जो है बुखार आपको महसूस होता है, सांस लेने में दिक्कत की शिकायत हो सकती है, इस तरह के कई लक्षण बर्ड फ्लू के रहते हैं, तुरंत अपना चेकअप करवाएं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको देते चलें। बड़ी खबर आपको बता रखे हैं अखिलेश यादव का आज रायबरेली दौरा। ये बड़ा अपडेट, अखिलेश यादव आज दौरे पर रहेंगे, रायबरेली का रुख करेंगे अखिलेश यादव। थोड़ी ही देर में रायबरेली पहुंचेंगे अखिलेश। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं, थोड़ी ही देर में रायबरेली पहुंचेंगे अखिलेश यादव। हालांकि उनके पहुंचने से पहले उनके स्वागत को लेकर भी तैयारियां की गई है। गंगासू बॉर्डर समेत कई जगह उनके स्वागत को लेकर
तैयारियां की गई है, कार्यक्रम रखे गए हैं। अखिलेश यादव आज रायबरेली का दौरा करेंगे, ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव थोड़ी ही देर में रायबरेली पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी की गई हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आपको दे। अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा दूसरी सरकार भी चलवाएगी बुलडोजर, चिन्हित कर सरकार चलवा रही है बुलडोजर, दूसरी सरकार भी आप ही की तरफ ले जाएगी बुलडोजर। यानी कि जिस तरह से लगातार पीला पंजा सरकार चला रही है, उस पर अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने कहा चिन्हित कर सरकार चलवा रही है बुलडोजर, तो उसी की तरह दूसरी सरकार भी बुलडोजर चलाएगी, दूसरी सरकार भी आप ही की तरफ ले जाएगी बुलडोजर। ये बड़ा बयान अखिलेश यादव का सामने आया है। यानी कि दिन हर किसी का आएगा, ये अखिलेश यादव का कहना है, तो उस टाइम दूसरी सरकार भी पीला पंजा चलाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी, मुख्तार अंसारी पर कसेगा शिकंजा। माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी वापस लाने में पुलिस जुटी हुई है और अब लगातार मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश वापस लाने में पुलिस जुट गई। गाजीपुर पुलिस की सदस्यीय टीम रोपड़ और चंडीगढ़ रवाना। दिल्ली पहुंचकर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से नोटिस लेगी टीम और रोपड़ पहुंचकर जेल अधीक्षक को नोटिस टीम सौंपेगी। ये पूरा अपडेट आपको दे रखे हैं, जहां पूरी तैयारियां की जा रही है कि एक बार फिर जो है उत्तर प्रदेश वापस लाया जाए, उसी को लेकर नोटिस भी टीम की ओर से दिया जाएगा सबसे पहले, और रोपड़ पहुंचकर जेल अधीक्षक को नोटिस सौंपेगी टीम। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसे बड़े माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार तैयारियां कर रही है। अजीत सिंह हत्याकांड के बाद बड़ी कार्रवाई, लखनऊ में 41 इंस्पेक्टर किए गए सस्पेंड। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। अजीत सिंह हत्याकांड के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद 41 इंस्पेक्टर पर गाज गिरी है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लंबे समय से लखनऊ में टिके थे, अलग अलग जोन में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो जो लंबे समय से एक ही जगह पर थे, उन्हें उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, अलग अलग जगहों पर उनका ट्रांसफर किया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि लंबे समय से ही एक जगह पर तैनाती थी, लेकिन अब अलग अलग जोन में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। तो लगातार इस तरह के फेरबदल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि तमाम चीजों को देखते हुए ये प्रशासनिक फेरबदल किया जा रहा है। जो लोग लंबे समय से एक ही जगह पर कार्यरत हैं, उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। उसी के साथ किस तरह की कार्यशैली है, किस तरह का काम किया जा रहा है, कितना प्रभाव है और काम को लेकर उसको, उन तमाम चीजों को देखते हुए भी प्रशासनिक फेरबदल हो रहे हैं। तो लंबे समय से लखनऊ में टिके हुए थे और अब उसके बाद ट्रांसफर कर दिया गया है, अलग अलग जोन में सभी का ट्रांसफर हुआ है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। यहाँ नहीं आएगा, बिहार में चेक किया जा सकता है, 100% कौन सा अजीत सिंह हत्याकांड के बाद ये बड़ी कार्रवाई। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता लालचंद फोन लाइन पर हैं। लालचंद, जानना चाहेंगे 41 इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया और ट्रांसफर भी किया गया है, जरा पूरा अपडेट इस पर दें। लालचंद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लालचंद से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन लगातार जानकारी आपको दे रखे हैं कि किस तरह से प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। अलग अलग जोन में ट्रांसफर कर दिया गया। जो लंबे समय से एक ही जगह पर कार्यरत थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अंबेडकर नगर से जानकारी आपको देते चले। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। डबल मर्डर के 2 नामजद आरोपी गिरफ्तार कर दिए गए। एक बदमाश और एक सिपाही के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। तो लगातार इस तरह के अपराधियों को, इस तरह के बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। अंबेडकर नगर में भी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान आरोपियों को पकड़ लिया गया। चलिए मेरठ से जानकारी आपको दे दें। मेरठ में बच्चों के भविष्य से शिक्षक कर रहे हैं खिलवाड़। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।
और शिक्षक खिलवाड़ करते नजर आए। शिक्षा के मंदिर में मजदूरी का पाठ पढ़ाया गया। तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को पलीता लगाते नजर आ रही हैं ये तस्वीरें। बालिकाओं से मजदूरी कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं मेरठ में बच्चों के भविष्य से शिक्षक कर रखे खिलवाड़। शिक्षा के मंदिर में किस तरह का पाठ पढ़ाया जा रहा है मजदूरी का, इन तस्वीरों से आप साफ देख सकते हैं कि जो बच्चे स्कूल शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं उनसे मजदूरी करवाई जा रही है, बालिकाओं से ईंटें उठवाई जा रही हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं शिक्षक। और ये तस्वीरें उसी का ही जीता जागता सबूत हैं, जहां पर शिक्षा ग्रहण करने चाहिए लेकिन वहां पर ईंटें उठाती बालिकाएं नजर आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता परवेज हमारे साथ हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये पूरा मामला है, क्या ये स्कूल में हो रहा है, शिक्षा की बजाय मजदूरी का पाठ पढ़ाया जा रहा है? मजदूर जी अर्चना, बिल्कुल बता दूं, जिस प्रकार देखा जा रहा है कि सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर काफी सतर्कता बरतती दिख रही है, लेकिन वहीं कुछ जो सरकारी शिक्षक हैं वहीं सरकार के इस अभियान को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार जो ये पूरा मामला है मेरठ के हापुड़ रोड पर स्थित राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज का पूरा मामला है, जहां पर कुछ बालिकाओं से यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा था, यहाँ पर निर्माण कार्य को लेकर बालिकाओं से ईंटें वगैरह उठवाई जा रही है और बड़ी ही शर्मनाक यह तस्वीरें देखने को मिल रही है। ऐसे में देखने वाली बात है कि सरकार की काफी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को लेकर शिक्षक पलीता लगाते नजर आ रहे हैं और जो बालिकाएं यहाँ पर शिक्षा का पाठ पढ़ने आती थी, लेकिन वहीं शिक्षक द्वारा उन्हें मजदूरी का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में ये तस्वीरें काफी बेहद शर्मनाक है, जो कि शिक्षक एक बालिकाओं से ईंट वगैरह उठवाते नजर आ रहे हैं। जी परवेज, क्या इस पर किसी की नजर अभी तक नहीं पड़ी है? क्या इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? क्या कोई जवाबदेही नहीं है किसी की कि आखिर ये क्या स्कूल के अंदर हो रहा है? जी बिल्कुल, जब से ये सोशल मीडिया पर ये पूरा वीडियो वायरल हुआ है अभी तक भी किसी भी आलाधिकारी ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, जबकि काफी तेजी से सोशल मीडिया पर बालिकाओं से मजदूरी का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो वायरल के बाद जैसे ही हमने इस पर संज्ञान लिया है उसकी पूरी प्रमुखता से खबर भी दिखाई है, तो हालांकि कहीं ना कहीं इस पर आलाधिकारियों की नजर पड़ते ही इस पर संज्ञान लेने का भी कार्य किया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया परवेज जानकारी के लिए। हापुड़ रोड जाकी कॉलोनी। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए सीतापुर से जानकारी आपको दे रखे हैं। सीतापुर में धान तोले न जाने से किसानों में गुस्सा देखने को मिला है। गुस्साए किसानों ने क्रय केंद्र प्रभारी को खंबे से बांध दिया। ये जानकारी सीतापुर से आपको दे रखे हैं, जहां पर धान तोले न जाने के कारण किसानों में गुस्सा था, आक्रोश था, जिसके चलते गुस्साए किसानों ने क्रय केंद्र प्रभारी को खंबे से बांध दिया। किसानों ने धान खरीद ना होने के आरोप लगाए हैं। 3 महीने से मंडी में खड़े हैं किसानों की ट्रॉलियां, लेकिन अभी तक धान खरीदी नहीं हुई है। कुछ किसान नेताओं को पुलिस ने थाने भी ले गए और केंद्र प्रभारी ने बोरी ना होने की बात कही है। तहसील महमूदाबाद इलाके का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़िया, ये नरों का काम है। ये राम प्रताप यादव जी हैं सेंटर प्रभारी। ऐसी आ जाती मैं तुम्हारी सबका फोटो आ जाए, जेल जाओ तो साथ ही चली। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए बुलंदशहर जहरीली शराब से मौत के मामले को लेकर पूरा अपडेट आपको दे रखे हैं। इलाज के दौरान एक और वृद्ध की मौत हो गई है और जिससे हड़कंप मचा हुआ है। बुलंदशहर में लगातार मौत के मामले बढ़ रहे हैं। सिकंदराबाद के जीतगढ़ी गांव का पूरा मामला, जहां जहरीली शराब पीने के कारण कई लोगों की जान चली गई है। हालांकि अब उसमें मौत का आंकड़ा बढ़ गया। इलाज के दौरान एक और वृद्ध की मौत की जानकारी मिल रही है। बुलंदशहर में लगातार मौतें बढ़ रही हैं और इस मामले में संज्ञान भी लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किस तरह से धड़ल्ले से कारोबार चल रहा था, क्या कोई इसे रोकने वाला नहीं? जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ साजिद सैफी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। साजिद, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। इलाज के दौरान एक और वृद्ध की जान चली गई, क्या इसमें आगे कार्रवाई हो रही है?
देखिए अर्चना, बता दें, अगर कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने जो इस पूरी घटना का मुख्य आरोपी है, इस जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी है, उस समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसमें जो जिन लोगों की हालत बिगड़ी थी, 16 वो लोग थे, 5 लोगों की मौत के अलावा जिनकी कल हालत बिगड़ी थी। आज ये मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। इनमें एक और ये 55 वर्षीय वृद्ध है भगवत, जो बताए जा रहे हैं इनकी मौत हो गई है। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये एक दर्दनाक घटना जीतगढ़ी गांव में हुई है, तो कल से ही पूरे गांव में से ही एक और मौत की खबर गांव पहुंची है, तो जो ग्रामीण है उनमें कोहराम मच गया है। इसके अलावा एक और अपडेट जो हिंदी खबर के दर्शक सबसे पहले जान ले कि जिस तरह से लगातार कल से ही प्रशासनिक अधिकारी मुनादी कर रहे हैं, एसडीएम खुद लाउड स्पीकर लेकर गाँव और आसपास के गाँवों में ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर जो मिस इंडिया नामक शराब है किसी के पास रखी है, जैसे इलेक्शन भी अब नजदीक है ग्राम पंचायत के, तो चुनावी शराब हो या वैसी शराब हो उनके पास अगर रखी है तो वो प्रशासन को बता दे, या किसी ने उसका सेवन किया तो बता दे, जिससे प्रशासनिक अधिकारी उन लोगों को अस्पताल में एडमिट करा के उनकी जान बचा सके। तो ऐसे में गांव है नया गांव, वहां भी भारी मात्रा में मिस इंडिया नामक शराब के जो पौवे हैं वो खेत में पड़े मिले हैं। तो ये बड़ी चुनौती है प्रशासन को ये पता लगाना कि क्या ये सिंडिकेट आसपास के गांवों में इस तरह का शराब बेचने का काम कर रहा था, और अगर कर रहा था तो इतना बड़ा जो धंधा है किसकी शह पर चल रहा था। फिलहाल वो शराब भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है, उसके भी नमूने जमा कर लिए गए हैं। जो मरने वाले हैं उनकी संख्या 6 हो गई है। 15 लोग अभी भी अस्पताल में उपचाराधीन हैं जो मौत से जंग लड़ रहे हैं। अर्चना, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए लखीमपुर खीरी से जानकारी आपको देते चले। लखीमपुर खीरी में कच्ची शराब का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। शाम होते ही मैखानों में तब्दील हो जाता है तराई का गांव। लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरह से कच्ची शराब का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन उस पर किसी की नजर नहीं। शाम होते ही मैखानों में तब्दील हो जाता है तराई का ये गांव। अवैध शराब कारोबारी दिन में ही करते हैं कच्ची शराब की सप्लाई। पुलिस पर अवैध शराब कारोबारियों से मिलीभगत का भी आरोप लगा है। काला कारोबार सिंघाई थाना क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला आपको बता रखे हैं, जहां धड़ल्ले से ये कारोबार चल रहा है। हालांकि इसको देखते हुए पुलिस पर भी आरोप लगा दिए गए हैं कि पुलिस की भी मिलीभगत है, जिनकी शह में इस तरह का कारोबार खूब धड़ल्ले से चल रहा है। हालांकि दिन दिहाड़े ये काम किया जाता है, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से ये जानकारी आपको दे रखे हैं, जहां कच्ची शराब का ये काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बांदा से जानकारी आपको देते चले। बांदा में शॉर्ट सर्किट से रोडवेज बस में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बस का डीजल टैंक लीकेज होने से ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। रोडवेज बस स्टैंड का ये पूरा मामला आपको बता रखे हैं, जहां पर ये भीषण आग लगी। हालांकि उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। रोडवेज बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि टैंक लीकेज होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। ज्यादा जानकारी लेंगे, हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हिमांशु, ये बताया जा रहा है कि टैंक लीकेज हो गया था, फिर ये हादसा हुआ, अब क्या स्थिति है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा मामला बांदा शहर के रोड बस स्टैंड का है, जहां पर बस जब कानपुर से जब बांदा आई तभी वो अपने बस स्टैंड पे जाकर खड़ी हो गई, लेकिन कहीं से डीजल टैंक लीकेज जो बैटरी में जाकर उससे तार कनेक्ट हो रहे थे और अचानक आग लग गई। इसी दौरान वहां पर जो बैटरी सवारी थी वो तार वो भगदड़ जैसी मच गई, लेकिन मौके पर रोड बेस्ड कर्मचारी और वहां के आसपास लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल ही आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन जब आग नहीं बुझी तभी फायर ब्रिगेड को फोन किया। इस बीच पर जो फायर ब्रिगेड के सीओ हैं अनूप सिंह, वो मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया हुआ है, लेकिन क्षति किसी प्रकार की नहीं हो पाई है। ठीक है हिमांशु, शुक्रिया जानकारी के लिए। बताइए कैसे लगता है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार।